मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखिए बच्चों, आज आपका वीडियो जो है वो सातवाहन वंश में जो गौतमीपुत्र शतकर्णी है उस पर आधारित है। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया सातवाहन वंश जो था प्राचीन भारत के इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के बाद कर्ण के बाद जो सातवाहन आए थे, तो कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को हरा करके मगध पर अधिकार करने वाला सातवाहन वंशी सिमुख जो था उस पर आपका वीडियो, सिमुख जाति जो गद्दी पर बैठी थी। अब उसके बाद में अब हम ये देखते हैं कि सातवाहनों की जाति क्या थी, वो हमने देखा। उनका मूल निवास स्थान क्या था, उनका उदय कैसे हुआ, और सातवाहन राज्य का संस्थापक सिमुख था। और उसके बाद में अब हम आज देखते हैं कि सातवाहनों में गौतमीपुत्र शतकर्णी का क्या योगदान था। अब ये सबसे अधिक प्रतापी शासक था गौतमीपुत्र शतकर्णी सातवाहन वंश में। लगभग 100 साल के निर्बल शासन के बाद सातवाहन वंश में एक महापराक्रमी राजा हुआ जिसने शकों को परास्त करके अपने वंश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। वह था गौतमीपुत्र शतकर्णी। वह सातवाहन वंश का सबसे अधिक प्रतापी शासक था। उसके अंतिम अभिलेख में उसके शासनकाल के 24वें वर्ष की तिथि है, अतः उसने 24 वर्ष तक तो निश्चित रूप से शासन किया ही होगा। इस आधार पर हम उसका शासनकाल 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक निर्धारित कर सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके शासनकाल की तिथि के विषय में विद्वानों में मतभेद था। तो हम जो है वो ये तो कह सकते हैं कि उसने कम से कम 24 वर्ष तक तो शासन किया, क्योंकि उसके 24वें वर्ष में उसके अभिलेख जो मिले हैं उसमें 24वें वर्ष की तिथि है। तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि 24 वर्ष तो कम से कम किया ही होगा उसने शासन। अब उसकी उपलब्धियों में सबसे पहले है शकों की विजय। गौतमीपुत्र शतकर्णी ने शकों को परास्त किया। इसके लिए उसे राजा बनने के बाद पूरे 18 वर्ष तक अपनी शक्ति को संगठित करने की तरफ ध्यान देना पड़ा। उसके शासन के 18वें वर्ष के नासिक अभिलेख में, जिसमें उसने अमात्यों को संबोधित किया है, में उस भूमिदान का उल्लेख है। अब आप देखिए कि गौतमीपुत्र शतकर्णी ने नासिक के आसपास वेण नदी पर अपना शिविर लगाया था। इसी प्रकार उसने कार्ली अभिलेख में किसी करजिक ग्राम को पूना जिले में स्थित है, पूना जिले में स्थित है गांव, वहाँ पर उसने भूमि जो थी वो दान में दी थी। तो इन अभिलेखों से ये सिद्ध होता है कि शकों की शक्ति को समाप्त करके सातवाहनों ने पुनः अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के शासन के 19वें वर्ष की सुप्रसिद्ध नासिक प्रशस्ति में गौतमीपुत्र शतकर्णी की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन दिया हुआ मिलता है, और उससे पता लगता है कि उसने शक, यवन, पल्लव आदि का विनाश करके सातवाहन कुल के गौरव की स्थापना की थी। उसका मुख्य उद्देश्य शकों के महाशत्र नहपान सहित क्षहरातों का विनाश करना था, क्योंकि उसके कारण सातवाहन सत्ता धूमिल और निर्बल हो गई थी। और उसने अपना यह कार्य शासन के 18वें वर्ष से पहले ही शुरू कर दिया था और 18वें वर्ष तक शकों को महाराष्ट्र से खदेड़ दिया था। शतकर्णी की यह प्रारंभिक सफलता थी, क्योंकि अभी तो सातवाहन राज्य का बहुत बड़ा भूभाग शकों के अधिकार में था। और अब आप देखिए, शतकर्णी के शासन का 18वां वर्ष था। इसी वर्ष वह शकों के विरुद्ध रण यात्रा के लिए निकला था। नासिक प्रशस्ति के अनुसार इस अभियान के फलस्वरूप सौराष्ट्र, गुजरात, नर्मदा नदी पर स्थित महेश्वर क्षेत्र, अप्रांत, आकर और अवंती के प्रांत शतकर्णी के अधिकार में आ गए थे, और ये सारे प्रांत क्षहरातों से जीते गए थे, और एक युद्ध में महाक्षत्रप नहपान भी मारा गया था। नहपान की मृत्यु के बाद पश्चिमी भारत और मालवा पर सातवाहनों का अधिकार हो गया था। और अब आप देखिए कि नासिक और उसके आसपास नहपान के अनेक सिक्के मिले हैं जिन पर शतकर्णी के लेख हैं।
जो नहपान पर उसकी विजय के प्रतीक हैं। अब आप देखिए, इसके अलावा भी गौतमीपुत्र शतकर्णी ने न केवल शहरातों पर ही विजय प्राप्त की, बल्कि उसने अन्य प्रदेशों को जीतकर भी सातवाहन राज्य में शामिल किया था। विद्यार्थियों, ये आपके 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि और कौन से प्रदेश थे। उसमें आप ये लिखेंगे ऋषिक, कृष्णा तट पर स्थित ऋषिक का समीपवर्ती क्षेत्र था। अश्मक और मूलक ये और विदर्भ, बरार आदि, इन क्षेत्रों को भी गौतमीपुत्र शतकर्णी ने अपने इनको परास्त करके अपने प्रदेश में सातवाहन राज्य में सम्मिलित किया था। अब इसके बाद इसने साम्राज्य का विस्तार किया और गौतमीपुत्र शतकर्णी के समय में सातवाहन राज्य दक्षिण में कृष्णा नदी से लेकर उत्तर में सौराष्ट्र और मालवा तक और पूर्व में विदर्भ से लेकर पश्चिम में कोंकण तक फैल गया था। और उसके साम्राज्य में दक्षिणापथ के 2 प्रदेश, दक्षिणी कोंकण और आंध्र प्रदेश सम्मिलित नहीं थे और उसका राजनीतिक प्रभाव सीधे शासन की परिधि के बाहर काफ़ी दूर दूर तक लेकिन फैल चुका था। अब इसके अलावा उसकी मृत्यु के कुछ दिनों पूर्व गौतमीपुत्र शतकर्णी को शकों के हाथों परास्त होना पड़ा था। साहित्यिक और अभिलेखीय दोनों ही साक्ष्य इस बात का प्रमाण देते हैं कि उसको रुद्रदामन के शासनकाल में शकों ने सातवाहन राजा को परास्त करके उसके राज्य के उत्तरी और पश्चिमी प्रांतों पर शहरातों से उसको छीना था। अब शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से शकों के विजय की पुष्टि होती है, जिसमें ये भी बताया गया, जो मैंने आपको ऊपर बताया, कि उसने आकर अवंती, अनूप, अपरांत, सौराष्ट्र का स्वामी उसको बताया गया। अब आप देखिए कि गौतमीपुत्र शतकर्णी के शासन का अंतिम नासिक अभिलेख उसके शासन के 24वें वर्ष में मिला है और विद्वानों का मानना है कि इसका अर्थ यही लिया जाना चाहिए कि गौतमीपुत्र शतकर्णी ने 24 वर्ष 106 से 130 वर्ष तक शासन किया था। यह आपके 2 नंबर का प्रश्न में आ सकता है कि उसका शासनकाल का समय बताइए। तो आप क्या लिखेंगे? गौतमीपुत्र शतकर्णी के शासन का समय 24 वर्ष अर्थात 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक है। और आप देखिए कि नासिक प्रशस्ति अभिलेख में उसकी वीरता और विजयों के अलावा उसके व्यक्तित्व की भी जानकारी मिलती है और वह युद्ध में पराजित नहीं होने वाला शासक था। वह अत्यंत दयालु और शत्रुओं के प्रति हिंसा करने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। प्रजा के साथ न्याय सम्मत व्यवहार किया करता था। धन्यवाद।